आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं सत्यदेव शर्मा सीखो हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय 9वीं कक्षा में हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक सीरीज भाग 1 का पाठ नंबर 2 लहासा की ओर, लेखक राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने अपनी यात्रा के बारे में एक लेख लिखा है जिसका नाम है लहासा की ओर। हम इसका सार रूप में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में राहुल जी ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा के एक अंश पर प्रकाश डाला है। संपूर्ण यात्रा के बारे में न बता करके केवल एक अंश पर प्रकाश डाला है। सन 1929-30 में लेखक नेपाल के रास्ते से तिब्बत गया था। उन दिनों भारतवासी तिब्बत नहीं जा सकते थे। तिब्बत जाने पर बैन था भारतवासियों को, लेकिन लेखक ने एक भिखमंगे का वेश धारण करके तिब्बत में प्रवेश किया। इस पाठ में लेखक ने एक ओर जहां तिब्बती समाज की जानकारी दी है, वहीं दूसरी ओर लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम मार्ग का यथार्थ वर्णन भी किया है। लेखक कहता है कि वह जिस मार्ग से नेपाल होकर तिब्बत गया था, उसी रास्ते से हिंदुस्तान की चीजें तिब्बत ले जाई जाती थी। सैनिकों के लिए भी यह एक मुख्य रास्ता था, इसलिए स्थान स्थान पर पुलिस चौकियां थी और उनमें चीनी सैनिक रहते थे। लेखक स्पष्ट करता है कि तिब्बत में यात्रियों को अनेक तकलीफें सहन करनी पड़ती थी। वहां जाति पाति छुआछूत को कोई नहीं जानता, न ही वहां की औरतें पर्दा करती हैं। अपरिचित होने पर भी वहां के लोग काफी सहायता करने वाले और इज्जत करने वाले हैं। वहां पर आप चाय अपनी इच्छा से बना सकते हैं। मार्ग में लेखक का परिचय मंगोल भिक्षु जिसका नाम सुमित उससे हुआ, जिसकी वहां काफी जान पहचान थी। भले ही लेखक ने भिखारी का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उसे रहने के लिए उसी जगह सही जगह मिल गई। परंतु 5 साल बाद लेखक जब घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से लौटा तो किसी ने भी उसे रहने के लिए स्थान नहीं दिया। 5 साल में स्थितियां बदल जाती हैं, यहां पर भी कुछ परिवर्तन हुआ है। लेखक पुनः लिखता है कि उससे मार्ग का सबसे भयंकर ऊंचा रास्ता थोंडला पार करना था। यह एक खतरे की जगह थी तथा इसकी ऊंचाई, थोंडला की ऊंचाई है वो लगभग 16-17 हजार फीट थी। उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं था, इसलिए यह जगह डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी। तिब्बत में यदि किसी का खून हो जाए तो खूनी को उसकी सजा मिल जाती है, लेकिन यहाँ मरे आदमी की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई गवाही नहीं देता। यहाँ कोई कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते रहते हैं। पहले वे आदमी को मारते हैं और फिर उसके सामान की जांच करते हैं। गांव में जाकर लेखक को पता चला कि पिछले वर्ष थोंडला में एक खून हो गया था। लेखक जहां भी तनाव देखता वहां भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाता, क्योंकि उन्होंने भिखमंगे का वेश बना रखा था। पहाड़ की चढ़ाई बहुत ऊंची थी, इसलिए लेखक और उसके साथी सुमित ने 2 घोड़े लंगकोर तक के लिए किराए पर लिए। लेखक बताता है कि उसने सुमित के साथ मिलकर एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त दोनों डांडे पर जा पहुंचे। डांडा एक बहुत ही ऊंचा स्थान होता है, तो उसे डांडे कहते हैं। तो दोनों डांडे पर जा पहुंचे। यह स्थान समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर है। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ तथा हरियाली के दिखाई दे रहे थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे देवता का स्थान था, जहां पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग तथा रंग बिरंगे रंगों की झंडियां थी। अब उतराई का स्थान आ गया था, लेकिन लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। लेखक ने सोचा कि शायद वह थक गया है, इसलिए वह पीछे रह गया था।
एक स्थान पर दो रास्ते फूट रहे थे, अलग अलग हो रहे थे। लेखक बाएं रास्ते पर 1.5 मील तक आगे चला गया, जो गलत था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। वापिस आकर लेखक सही रास्ते पर चलने लगा। शाम 4-5 बजे वह गांव पहुंचा। वहां सुमित उसका इंतजार कर रहा था। वह थोड़े गुस्से में तो था, लेखक के बताने पर कि उसका कोई कसूर नहीं है, वह रास्ता भटक गया था, इसलिए वह देर से पहुंचा। सुमित शांत हो गया। लंकोर में दोनों को ठहरने के लिए एक अच्छा सा स्थान मिल गया, जहां उन्होंने सबसे पहले चाय सत्तू खाया। फिर रात को उनको थुक्पा मिला। थुक्पा एक प्रकार का वहां का खाद्य पदार्थ है, भोजन है, वो उनको मिला। अब लेखक और उसका साथी तिंबरी के एक विशाल मैदान पहुंच चुके थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू जैसा लगता था। वहीं पर तिंबरी समाधिगिरी नाम की एक छोटी सी पहाड़ी थी। वहां के गांव में सुमित के बहुत से यजमान थे, जिन्हें वह कपड़े के गंडे बनाकर देता था। कपड़े के गंडे होता है एक प्रकार का ताबीज, वो ताबीज बना करके देता था। वह अपने यजमानों के यहाँ कुछ दिन ठहरना चाहता था। लेखक को लगा कि इस काम में तो 1 सप्ताह लग जाएगा, अतः लेखक ने सुमित को सुझाव दिया कि वह उसी गांव में अपने गंडे बांटे और आसपास के गांव में न जाए। इसके बदले में वह उसे लहासा पहुंच करके कुछ पैसे दे देगा। सुमित उसकी बात मान लेगा। अगले दिन उन्हें कोई भी भारवाहक नहीं मिला और उनको पैदल ही धूप में चलना पड़ा। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी होती है। मनुष्य सूरज की ओर मुंह करके चलता है, जिससे ललाट धूप से जलने लगता है और कंधा बर्फ से के समान ठंडा होता है। दोनों ने अपनी अपनी पीठ पर चीजें लादी और डंडा लेकर चल पड़े। सुमित अपने यजमान से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने लगा। तिब्बत की भूमि अनेक जागीरों में बटी पड़ी है। इसका अधिकतर भाग मठों के हाथ में है, लेकिन जागीरदार स्वयं खेती करते हैं। सारा प्रबंध एक भिक्षु करता है और वह जागीरदार के आदमियों के लिए राजा के समान होता है। शेखर विहार का मुखिया बड़ा सज्जन व्यक्ति था। उसने लेखक का प्रेम से स्वागत किया। दोनों एक मंदिर में गए। वहां बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां रखी हुई थी। वहीं लेखक का आसन लगाया गया। मोटे कागजों पर लिखी एक पोथी का वजन 15 सेर से कम नहीं होगा। 15 सेर का लगभग 15 किलो। सुमित आसपास के यजमानों से मिलने चला गया। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा। सौभाग्य से सुमित एक दिन बाद वापस लौट आया। दोनों ने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इस प्रकार उन्होंने लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत को लिखा।